नमस्कार। आज हम हैं जींद में, वो जींद जिसे सियासी रजवाड़ा कहा जाता है या सियासी राजधानी कहा जाता है। जींद के लोग राजनीतिक रूप से काफी अवेयर हैं। जहाँ के लोग राजनीतिक रूप से अवेयर हों तो वहाँ के पत्रकारों का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। आज हम उन धुरंधरों के साथ हैं जो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जींद की हवा कैसी होती है, जींद में सियासत कैसी होती है और जींद में सियासी जीत कैसी होती है। आज हम उनसे जानेंगे कि जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर हवा किसकी है, कौन भारी पड़ रहा है और कौन कमजोर हो गया है। मेरे साथ हैं हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार सतेंद्र, ईटीवी के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र, हरिभूमि के ही राजेश। हम इनसे पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है जींद में। विजेंद्र, मैं आपसे सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जींद गढ़ रहा है राजनीति का, तो अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा इन 5 सीटों पर, नरवाना, उचाना, सफीदों, जींद। सर, आपने बिल्कुल सही कहा और ये कहावत है जींद के अंदर फेमस है कि जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जींद और नींद में जींद ने सबको सींचा है, लेकिन जींद के अंदर आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट कोई पार्टी नेता नहीं कर पाया। ये इनेलो का गढ़ माना जाता। 2009 में 500 सीट इनेलो की थी, उसके बाद 3 बीजेपी खाते में गई जी। और अब की बार भी चाहे किसी पार्टी की बात करें, हर पार्टी ने अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत जींद से की और ये मानते हैं कि जींद से पूर्व में कितने बड़ा नेता रहा और चौधरी बंसीलाल की बात करें या बदनाल की बात, देवीलाल की बात करें, देवीलाल ने भी ठीक 35 साल पहले इसी धरती से हरियाणा सम्मेलन के नाम से रैली करके न्याय युद्ध शुरू किया था और घोषणा भी अपनी पार्टी की यहीं से, मतलब कोई भी पार्टी हो अपने चुनावी प्रचार जींद से शुरू करते हैं। और जींद को एक तरह से तीर्थस्थल मानते हैं, राजनीतिक राजधानी प्रदेश को माना जाता है। सियासत का ये गढ़ है, हरियाणा का दिल है। आपने पूछा माहौल की बात करें, माहौल जब टिकटों का जो बंटवारा हुआ उसके बाद जींद के अंदर माहौल बहुत स्पष्ट था, बहुत विजिबल था कि कांग्रेस लीड कर रही थी बहुत मजबूती से। लेकिन अब जो सिनेरियो है बहुत बदल चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ जींद के अंदर डाउन आ रहा है। और डाउन किन किन सीटों पर आया है वो आपको अगर हम डिस्कस करें, जुलाना पे डिस्कस करें या फिर नरवाना पे डिस्कस करें या थोड़ा बहुत जो ट्रेंड उचाना के अंदर भी लगा है, जैसे जो मजबूत निर्दलीय मैदान में है। और बीजेपी का भी जो प्रत्याशी बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँ, वीरेंद्र सिंह को बांगड़ का शेर कहा जाता है, छोटू राम के नवासे हैं, अब उनके बेटे जींद में फंसे हुए हैं, उनकी हालात कैसे देखते हो आप? राजनीति में बहुत साल अच्छा किरदार रहा है जी। वीरेंद्र सिंह परिवार है, वीरेंद्र सिंह उनके लड़के ने पीछे बीजेपी से ठीक है सांसद का चुनाव जीता था। उसके बाद वो अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। तो ऐसा जननी जो निर्दलीय है ना, वो कांग्रेस की स्थिति को बिगाड़ने के प्रयास में जी। जो निर्दलीय उम्मीदवार है 2-3 गोगड़िया या काला ग्राफ थोड़ा इधर-उधर भटकता जा रहा है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार निकले तो अचानक से कांग्रेस की सीट एक कर पाती है। अब क्या है, बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला चल रहा है। निर्दलीय कहीं कहीं इनको भटकाने का प्रयास में है जी। वो समय बताएगा भी ये जो निर्दलीय वोटर है एक जगह टिकते हैं या किसी दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इनकी बात तो ऐसा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार में वोट काट रहे हो ज्यादातर कांग्रेस का वोट काट, बरजिंदर का वोट काट रहे हैं। बीजेपी का वोट है वो इंटैक्ट है, वो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा जी। और जो ये वोट काट रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह गोगड़िया की बात करें या दिलबाग सिंह की बात करें, ये जो वोट कटेगा नुकसान होगा कांग्रेस को, नुकसान होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मुकाबला वहाँ पर सीधे बीजेपी कांग्रेस का होता तो सीधे वहाँ पर कांग्रेस मजबूत होगी। दूसरे चौटाला पिक्चर में नहीं है, डिस्कशन में नहीं है। वहाँ पे ये वही वोट है जो दूसरे चौटाला को मिले जी। वही वोट अपनी स्थिति बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कभी निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं, कभी कुछ कांग्रेस की तरफ अपने चले गए। तो वही नहीं, दुष्यंत खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है वहाँ? दुष्यंत की स्थिति कैसी रहेगी? दुष्यंत तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अब वो रेस में नहीं है, वो रेस से बाहर हो चुके हैं। रेस से ही बाहर हो चुके हैं जी। मुकाबला वहाँ कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय तीसरे नंबर गोगड़िया जी जी। और जो दुष्यंत चौटाला है जैसे पार्टी जी गठबंधन के उम्मीदवार रेस में पीछे। सतेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँ, जुलाना की बड़ा रोचक चुनाव है, एक ओलंपियन है, एक फ्री फाइटर है कविता दलाल, और उनके बीच में कैप्टन योगेश बैरागी है, तो वहाँ की स्थिति कैसे लगती है आपको? सर, वो बोलते हैं ना जींद में जैसे भाई विजेंद्र ने बोला, यहाँ के लोग सड़क और सड़क निकालना जानते हैं। अच्छा, वहाँ पर अगर जुलाना पे देखें तो वहाँ पर 86 कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से जी नामांकन करने वाले। एंड टाइम के ऊपर जी एक पहलवान को उतार दिया गया,
जी। दूसरी है जो कविता है, कविता दलाल है पार्टी से है। जी जी जी। तो सर वो भी डब्ल्यू की पहलवान जी। और बारी वाले जी कैप्टन बारी वाले हो। जी। मगर जहाँ जो आज का सिनेरियो वहां पर बना हुआ है ये है कि कांग्रेस जो फोगाट है, पहलवान फोगाट है, वो डाउन के ऊपर डाउन जारी है जी। और कैप्टन अपना कैप्टन वैरागी भारी पड़ रहे हैं जी। सुरेंद्र लाठर। सोशल वर्कर है हाँ और पहले रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं जी। तो सर उनका अच्छा रसूख है। उससे पहले ऑन ड्यूटी वो अच्छे काम करते रहे। जी। एक बार उनकी वीडियो वायरल भी हुई है कि अननोन व्यक्ति उन्होंने इलाज करवाया है हम देख के पीछे जी जी। जिसको जानते भी नहीं थे, उस आदमी ने उसके पास फोन किया, मैं जानता है कि उसने ट्रीटमेंट करवा दिया। उनका बेनिफिट सबसे बड़ा है ना कि इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है, बीएसपी का उनका बेनिफिट और पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बीजेपी की जब टिकट नहीं मिली तो इनेलो ज्वाइन किया और ये तय था कि ये जाट डोमिनेटेड सीट है, पुराना है, चाणा या फिर पाल्टा, नारून, 4-5 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो जाट डोमिनेटेड है या किसान डोमिनेटेड नहीं है। तो सीधा उनको अगर बीजेपी में उनको टिकट मिलती तो इतनी मजबूती नहीं, लेकिन आज के टाइम में बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि इनेलो का वोट और प्लस में लेकिन लीडर जी आप ये बात भूलिए, पिछले 2 चुनाव में अगर हम वोट शेयर का आकलन करते हैं तो जो बसपा का वोट बैंक था वो भाजपा के खाते में चला गया, लेकिन इस बार बसपा खुद सक्रिय हो गई है तो इससे भाजपा को भी नुकसान हो सकता है। देखिए अब की बार जैसे जिस प्रकार मायावती पूरी हरियाणा में सक्रिय नजर आ रही है, वो जी। और कई जगह रैली भी करेगी, कई जिलों में रैली भी कर रही है जी। लेकिन जो इनेलो का और जो बसपा का जो गठबंधन है जी। उससे कहीं न कहीं जो 4-5 सीटें हैं इनेलो की उनको मजबूती जरूर मिलेगी और ये जो वोट बैंक है अकेले कांग्रेस, माइनॉरिटी, बीजेपी, ये सभी पार्टियों में जो वोट शेयर है शेयर होगा जाएगा, लेकिन जो एक बड़ा हिस्सा है शेड्यूल कास्ट की वो एक जो तबका है वो खासकर बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ है और उसी गठजोड़ के साथ कांग्रेस चाह रही है कि हरियाणा के अंदर सत्ता में जो है वापसी की जाए और सत्ता हासिल की जाए। अगर हम बात यहाँ की कर रहे थे संजय जी ने जिक्र किया कि 86 उम्मीदवार थे, उन 86 उम्मीदवारों में से 4-5 ऐसे सीरियस उम्मीदवार हैं जो अपना खुद का वजूद रखते हैं, जो अंदर खाते कांग्रेस को यहाँ पर परविंदर ढोल टिकट मांग रहे थे, रविंद्र ढोल भी मांग रहे थे और भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं का यहाँ पर रसूख है, विधायक भी रहे हैं कई बार, कांग्रेस को यहाँ पर इस चीज का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विनेश फोगाट ने कोशिश भी नहीं की है बड़े लेवल पे अभी इनको मनाने की उनको लेकर आ जाए, इनको साथ रखा जाए या किस तरीके से इनके साथ लिया जाए, इस तरह की बड़ी कोशिश नहीं हुई है। विनेश ने ये कोशिश जरूर की है कविता दलाल के घर पे जाके कि आप चुनाव ना लड़ो, आप अपना नामांकन वापस कर दो, लेकिन उनके परिवार ने मना कर दिया। पंचायत लेके गए थे विनेश फोगाट के परिवार से लोग कि कविता दलाल को चुनाव से हटाओ, उन्होंने कहा कि जब आपको पार्टी ने टिकट दी, हमें पार्टी ने टिकट दिया, आप चुनाव लड़ो। सर एक कहावत जी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल हत्या, अच्छा, मगर यहाँ पर भ्रूण हत्या हुई है 80+ की, अच्छा 80+ के जो इच्छुक थे जी जी इसमें टिकट के इच्छुक थे जी, मगर कहीं न कहीं एक तो ये भी देखते हैं जो प्रत्याशी पीस तो है, अगर ये पहलवान कांग्रेस की जीत जाती है जी, इनके लिए जो फाइट करनी है, जो सेकंड रो में है, पहले कोशिश करते रहे कांग्रेस की मजबूती के लिए जी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो कहीं न कहीं इंटरनल तौर पे ये पक्का है कि इस पहलवान को हटाओ यहाँ से, मारो। जी जी जी, अपने लोग, हाँ वो दंगली शेर हैं जिसको चित मारने की कोशिश कर, अगला भविष्य अपना लेके चलेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा जींद में क्या होगा? जींद में क्योंकि मिड्डा परिवार लगातार 4 चुनाव से कब्जा किए हुए है जींद की सीट पर, अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार टफ मुकाबला है, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह आया राम और गया राम होता है, पिछले बार भी देखा होगा आपने। नहीं मिड्डा जी ने तो रणदीप सुरजेवाला को हरा दिया था। नहीं, रणदीप सुरजेवाला को नहीं हराया था, हाँ। वो यहाँ पे उस टाइम पे अंशु सिंगला जी थे पहले जी, उससे पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी उपचुनाव में हराया था ना, नहीं लोकसभा के नहीं, विधानसभा के उपचुनाव में, विधानसभा में जब हारे थे जी, तो उसमें भी उनके भी कुछ कांग्रेस के ही अपने वाले ज्यादा होते, अच्छा, उनको काफी मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के भीतरघात जी, जो टिकट के दावेदार थे उनको वही भीतरघात का जो अभी थोड़ी देर पहले सतेंद्र जी ने बताया जी, तो ऐसा ही यहाँ माहौल बना था उस टाइम पे क्रिएट हुआ था जी। और रही बात यहाँ जींद के अभी जो बन रहा है, जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है, शुरू में जिस तरह से यहाँ पे पहले जो मजबूत, जो अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे थे जींद से जी, उन्होंने पहल तो की टिकट के लिए पर उनको
वही राज कराने की तरफ जाना पड़ा। जी 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 या जी। उनकी मजबूरी लगा लो या तो उनकी अब मांगेराम गुप्ता के परिवार को राजघराना कह रहे हैं। राज कराना ही तो है। जी जी इतने जी साल से मांगराम जी ने हाँ, बहुत नहीं, साल से उन्होंने वो नहीं, नहीं, किया ठीक है, है। ऐसी बात नहीं है, मंत्री रहे हैं। जी, जी, जी। क्या नाम है, एक टाइम ऐसा भी था बिल्कुल पूरा दबदबा हुआ करता था जींद में, जी, जी, ठीक है, वो आज नहीं रहे, वो अलग चीज है। पर उनका काफी पहले से बहुत सारे अच्छे वर्कर भी रहे हैं। जी तो अब उन्होंने फिर कांग्रेस भी छोड़ दिया था महावीर गुप्ता जी ने, उसके बाद जेजेपी से भी लड़े हैं, जेजेपी से अच्छी फाइट की थी उन्होंने, जी, जी। फाइट भी अच्छी की थी, तो उसका भी उनको फायदा मिला है। जो पिछले वर्ग में पिछली जो जेजेपी से उनको वोटें मिली थी, वोट बैंक का, उनको जब कांग्रेस के जब टिकट के दावेदारी में गए तो उस टाइम उनको फायदा मिला, जी। इसलिए वो टिकट लेने में कामयाब रहे। टिकट दिलाने का मतलब इसमें एक सबसे बड़ा रोल अहम रोल है। अब की बार जो बढ़िया कम्युनिटी लेवल कम्युनिटी है तो 2 टिकटें कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने दी। और ये जो हम कितना ही नकार लें, कास्ट इक्वेशन हर पार्टी पार्टी तरफ चलता से है, जी, जी। राजनीति में चलता है, और सारी पार्टियां जाति समीकरण बिठा के तभी तभी टिकट देती हैं। तभी आगे टिकट देती है। जी। और यही एक वजह है कि और भी कई मजबूत दावेदार यहाँ पर थे, लेकिन एक तो कास्ट वैश्य समाज को टिकट देनी थी इन्होंने। टिकट देनी थी, उसका प्रतिनिधित्व उनको करना था। इसी वजह से उनके महावीर गुप्ता जी। दूसरा उनको सबसे बड़ा उनका ये था कि उनका पृष्ठभूमि वो राजनीतिक रही है परिवार की, जी, जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि और चूंकि जो सीट है इन्होंने डोमिनेटेड सीट रही है मैसा से, जी। तो एक जो फैक्टर है इनको ये काम किया, प्लस वो कास्ट इक्वेशन उनके काम आई, पृष्ठभूमि के काम आई, तो उनको जो है आगे में सीट आई। अब मामला जो है मगर सर यहाँ पर एक पेज फंसा हुआ है जी। जींद के अंदर। जी 20 साल से मीठा परिवार है, जी और यहाँ पर पहले जो चुनाव होते रहे हैं या उसमें देखें, इसके अंदर अब तक सिर्फ एक जाट कैंडिडेट 1972 में बने हैं, जी 1987 में प्रोफेसर परमानंद बने थे। जी और इन दो को छोड़ के अगर देखा जाए तो ये जींद की राजनीति पहले बढ़िया जो पंजाबी और वैश्य समाज के आसपास ही रही है। उसी के पहले जी। बढ़िया के पास घूमती थी, जी जी। और 2 दशक से ब्रिजमोहन सिंगला, मांगेराम गुप्ता और जी जी 2 ही मिड्डा जी। हाँ जी और जी अब मिड्डा परिवार जी और मांगेराम परिवार, इन लोगों के बीच है। उसमें 10 साल का शासन देखे भाजपा का, तो वैसे और ये किसान आंदोलन भी रहा है, जी इससे थोड़ा विरोधी चले हुए हैं, और जाट बेल्ट है, ये भी कहेंगे किसान बेल्ट है ये। जी और यहाँ जहाँ कांग्रेस की बात है, कांग्रेस प्रत्याशी को इच्छा के अनुरूप नहीं उतारा गया, उनका बैकग्राउंड तो देखा गया, जी। मगर ये जन भावनाओं के अनुरूप नहीं था। जी। विजेंद्र भाई ने बताया कि जो टिकट वितरण से पहले जो हालात बने थे वैसे अब हालात नहीं है। वैसे हालात नहीं है। जी। यहाँ पर 86 कैंडिडेट थे, 86 में अपने वोटे 48 आवेदन किया था, जी और लास्टली इनको दे दिया टिकट, मगर अंदर खाते इसके अंदर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल-पुथल है। आप ये नहीं मान सकते, यहाँ पर निर्दलीय भी काफी, प्रदीप गिला काफी अच्छा चला हुआ है। जी जी अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो जो पार्टियां हैं, चाहे जेजेपी है चाहे इनेलो है, उन्होंने भी ऐसे समीकरण बना के प्रत्याशी उतारे हैं जो दोनों पार्टियों को डेंट करते हैं, जी जिसमें जी। लेकिन ट्रेंड अगर हम देखें 2019 का हरियाणा में जो ट्रेंड था, जी यहाँ पर किसानों ने इनको कहें या जाटों को कहें कि कंसोलिडेट होके वोट किए, वोट होके किया, वोट किया। वोट किया। 31 सीटें कांग्रेस की आई, 10 सीटें किनकी आई, जेजेपी की जेजेपी आई। की आई। तो ये जो 2019 का ट्रेंड है वो बरकरार रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में, 5 सीटें 5 कांग्रेस की सीटें आई। 5 ये ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक आध को छोड़ के ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। ये है हाँ कि बहुत प्रभावी नहीं होंगे। जो डायरेक्ट लोग भी ये नहीं चाहते कि वोट उनका वो वेस्ट किया जाए। कांग्रेस या बीजेपी, या तो बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा या कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। जी। दूसरा, किसान आंदोलन का जीत केंद्र रहा है पूरे हरियाणा में, 100 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। अकेले सबसे हाईएस्ट जीत केंद्र गई 19 किसान, जी और एक बहुत बड़ा केंद्र रहा किसान आंदोलन का मुझपे टोल प्लाजा और बद्दोवाल टोल प्लाजा नरवाना के अंदर। जी उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव है। और जिस प्रकार से इक्वेशन पार्टी ने बैठाने की कोशिश की, समीकरण बैठाने की कोशिश की है कि अग्रवाल प्लस जो जाट है। जो वोटर्स की, वो उनकी एक स्ट्रेटेजिक रणनीति है। दूसरा फिर वैश्य समाज को जो टिकट देना था उन्होंने। देना था, वो एक फैक्टरी के काम आया है। ये अलग बात है कि नाराजगी बाकी जो टिकट टिकट वो तो होगा ही, स्वाभाविक है, टिकट तो एक को ही मिलना होता है। मिलना था, उसमें नाराजगी है। और नाराजगी का नुकसान कितना होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुकाबला जिनकी सीट पे है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और कोई स्पष्ट बहुत स्थिति नहीं है, बहुत क्लोज इनकी फाइट फिलहाल है। अभी कुछ समय बचा है चुनाव। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ नरवाना में क्या होगा? कृष्ण बेदी फंसे हुए हैं मुकाबले में, दबलैंड को कांग्रेस ने उतारा है, विद्या रानी की टिकट काट दिया है, विद्या रानी को इनेलो ने टिकट दे दिया। नरवाना में क्या तस्वीर देखते हो आप?
जहाँ तक नरवाना की बात है तो नरवाना रणदीप सुरजेवाला का डर रहा है। जी उनका परिवार शुरू से राजनीति में सक्रिय रहा है, उनके फादर वहां से नहीं आप देखें, अगर याद करें 2019 में जसपा चुनाव जीती थी वहाँ। नहीं, वो ठीक है जी। उसके बाद जब से परिसीमन हुआ जी उसके बाद वो सिटी नैनो के साथ जी जी पूरी तरह से रहा। हाँ और वहां से उससे पहले चौटाला साहब सीएम भी रहे, जी, वो भी नरवाना से जीते थे। नरवाना से विधायक बने थे, सीएम। जी जी लेकिन रणदीप सुरजेवाला का अपना प्रभाव है, सतबीर दबलैंड उनके कैंडिडेट हैं। जी और जहां तक नरवाना की बात है तो मेरे हिसाब से वहाँ तिकोनी फाइट होने जा रही है। जी सतबीर दबलैंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बींगे वो रणदीप सुरजेवाला खेलने से आते हैं। जी और विद्यारानी दिनोदा को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दिनोदा आप उनके साथ लगी हुई है। जी और कृष्ण बेदी को बीजेपी के नाते वोट मिले, जी ठीक है। अभी इलेक्शन जो लोकसभा में गया है बीजेपी बहुत ज्यादा माइनस में थी, जी लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में काम है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर उनको बाहरी कैंडिडेट कहते हैं लेकिन कृष्ण बेदी बाहरी नहीं है क्योंकि कलौदा उनका गांव है, जी उनका पैतृक गांव कलौदा है जी जो इसी हल्के में आता है। तो मेरे ख्याल से तिकोनी फाइट होने जा रही है। ये थे जींद के पत्रकार जो जींद की हर सीट की नब्ज बता रहे थे कि जींद की किस सीट पर क्या होने वाला है। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिग्गजों के साथ, नए जिले में, नए शहर में। तब तक के लिए नमस्कार।